Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 10. Today we are going to start the mechanism of breathing and the way in which we can breathe. So let's start our topic. So here is your topic, the mechanism of breathing. It is on page number 7. First of all चलते हैं डेफिनेशन की तरफ. ब्रीथिंग की डेफिनेशन हम लोग पेज नंबर 2 पे पढ़ चुके हैं. डेफिनेशन क्या है? टेक्स इन एयर जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद हो एंड गिव्स आउट एयर जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हो, या फिर और फिज़िकल मूवमेंट इन गैशियस एक्सचेंज. गैशियस एक्सचेंज यानी गैसों का तबादले के दौरान आपकी बॉडी जो मूव कर रही होती है फिज़िकली, यानी फॉर एग्जांपल जैसे मेरा हाथ हिल रहा है, आपकी बॉडी की मूवमेंट जो होती है उसको हम क्या कहेंगे? ब्रीथिंग कहेंगे. किस दौरान? गैशियस एक्सचेंज के दौरान. ये दोनों डेफिनेशंस हो सकती हैं, ये आप पहले याद कर चुकी हैं, ये आपके लिए नहीं है. ब्रीथिंग के 2 फेजेज़ हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. आपने नाम सुना होगा इनहेलेशन. इनका मतलब है अंदर, यानी टेकिंग द एयर इन. आप हवा को अंदर लेकर जाएंगे सांस के ज़रिए, दिस इज़ इनहेलेशन. एक्सहेलेशन, एग्जिट से याद रखें बेटा, EXIT, एग्जिट. आप लोगों ने दरवाजे पे रेड कलर का ज़्यादातर एग्जिट का ये निशान लगा देखा होगा, इसका मतलब है बाहर जाना. ठीक है, EX. तो EX. एक्सहेलेशन का मतलब है गिविंग एयर आउट. आउट का मतलब एक्स, इन का मतलब इनहेलेशन मतलब अंदर आना. तो अब हमने एक एक करके इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों को डिटेल में जो है वो स्टडी करना है. सो इनहेलेशन, द अदर नेम ऑफ इनहेलेशन इज इंस्पायरेशन. ठीक है, द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इनहेलेशन आर, जब आप सांस अंदर लेकर जाते हैं नाक के ज़रिए, योर रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, आपकी बुक में पेज नंबर जो है 8 पर ये डायग्राम जो है वो आपके सामने बनी हुई है. इस डायग्राम के ज़रिए मैं आपको पूरे का पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी और एक एक चीज़ जो है वो यहाँ पे डिस्कस करूँगी. सबसे पहले रिब्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स. आपकी ये जो पसलियाँ हैं, रिब्स, ये जो पसलियाँ हैं, इनके साथ साथ मसल्स भी लगे हुए होते हैं. ठीक है, रिब्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, खिंचती हैं. नेक्स्ट पॉइंट, रिब्स आर रेज्ड. जब आप सांस लेते हैं, आप देखते हैं ना, आपका सीना ऊपर की तरफ आता है, यानी आपकी रिब्स ऊंची हो जाती हैं, ऊंचाई की तरफ जाती हैं. ये देखें, ये जो रिब्स हैं ये ऊपर की तरफ जो है वो जा रही हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डायफ्राम लोअर्ड. डायफ्राम क्या है बेटा? ये आपके पास एक डूम शेप्ड मसल्स हैं, गोश्त है. डूम शेप मतलब इस तरह की शेप होती है. ये डूम शेप आपके पास डायफ्राम मसल है, ये नीचे आ जाता है. डायग्राम में देखते हैं, ये देखिए बच्चे, ये ब्राउन से कलर का ये डायफ्राम है आपके पास. ठीक है, जब आप सांस लेते हैं आपके ये लंग्स हवा से भर जाते हैं. जब हवा से भर जाएंगे तो ये चेस्ट कैविटी के अंदर तो जगह कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो मसल्स हैं डायफ्राम के, ये नीचे आ जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेज, यानी आपका चेस्ट, सीना उभर जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है जब आप सांस अंदर लेते हैं. प्रेशर ऑन द लंग्स रिड्यूसेस. अब आपका सीना जो है वो बाहर की तरफ आ गया, यानी आपकी थोरेसिक कैविटी में जगह बहुत ज़्यादा हो गई है. डायग्राम देखते हैं. डायग्राम आपके सामने. फॉर एग्जांपल, सांस अंदर लिया, सांस अंदर लेने के बाद ये आपकी जो कैविटी है ये नीचे चला गया डायफ्राम. जब डायफ्राम नीचे चला गया तो आपके पास यहाँ पे जगह ज़्यादा हो गई. लंग्स जो हैं वो उनके ऊपर भी बाहर की जगह से प्रेशर कम हो गया. जब प्रेशर कम हुआ, लंग्स फूल गए, एक्सपेंड कर गए, और अब ऊपर से हवा आई जा रही है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो आपके पास लंग है इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा हो गया और बाहर प्रेशर कम हो गया. बाहर प्रेशर क्यों कम है? क्योंकि बाहर बहुत सारी जगह हो गई है, जगह खुल गई है. आपका डायग्राम नीचे आ गया है, 2 लंग्स आराम से खुले से बॉक्स के अंदर मौजूद हैं. दोबारा पॉइंट्स की तरफ चलते हैं और फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं. ये आपके पॉइंट्स हैं. थोरेसिक कैविटी मैंने आपको बताया था इंक्रीज़ हो गई है, प्रेशर ऑन द लंग्स रिड्यूस हुए हैं, लंग्स एक्सपेंड बढ़ गए हैं, अपने साइज़ में बड़े हो गए हैं क्योंकि वो स्पॉन्जी होते हैं. प्रेशर इनसाइड द लंग डिक्रीजेज. अब इनसाइड द लंग जो है वो प्रेशर डिक्रीज़ है. अब डिक्रीज़ है, अभी तक हवा आई नहीं है, हवा आने से पहले डिक्रीज़ है, लेकिन जैसे ही ये डिक्रीज़ हुआ, एयर फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट रश इनवर्ड टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड्स. बाहर एटमॉस्फेयर से इन्वायरमेंट फ़ौरन से अंदर आएगी और आपके लंग्स के प्रेशर को बढ़ा देगी. ठीक है, ये सारे इवेंट्स एक दफ़ा दोबारा डायग्राम में रिपीट करती हूँ.
दिस इज़ योर डायग्राम ऑफ इन्हेलेशन। स्टेप्स ऑफ इन्हेलेशन बताने जा रही हूँ। सबसे पहले व्हेन वी इनहेल एयर, एयर नाक और मुंह के ज़रिए अंदर आई, ट्रकिया, ब्लेरिंग्स, ये तमाम ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई से गुजरते गुजरते कहाँ पे पहुँचना है अब? लंग्स में। प्रोसेस हम देख रहे हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। रिब्स के मसल्स, यहाँ पे रिब्स के मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुए, खिंचे। आपका जो रिब्स हैं, ये पसलियाँ हैं, ये ऊपर की तरफ उठेंगी, यानी सीना बाहर आएगा। चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी बढ़ जाएगा या बाहर आ जाएगा। ये जो डायग्राम है ये नीचे की तरफ जाएगा, लो हो जाएगा, यानी जब ये लो होगा तो आपके इस लंग्स को बहुत ज़्यादा जगह मिल जाएगी। ठीक है, जब लंग्स को जगह मिलेगी, अभी लंग्स के अंदर भी प्रेशर कम है, लंग्स के बाहर भी प्रेशर कम है, पी फॉर प्रेशर। अब जब प्रेशर यहाँ कम है और बाहर हमारे पास एयर पे प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है, अब क्या होता है? हाई टू लो आपकी एयर मूव करेगी, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यहाँ पे प्रेशर लो है ना, और यहाँ पे प्रेशर हाई है। हाई से लो हमारा जो है वो मूव करेगी एयर, और फ़ौरन से आकर हमारे इस लंग को भर देगी हवा से। अब जब हवा आपके लंग्स, दोनों लंग्स में भर गई, प्रेशर कम था ना पहले, अब क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सारे के सारे प्रोसेस थे इनहेलेशन के। अब चलते हैं एक्सहेलेशन की तरफ, वो इसके उलट है। एक्सहेलेशन में हमें क्या बताया गया है कि इसका दूसरा नाम एक्सपायरेशन है। इसमें रिब के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, जबकि मैंने आपको पिछले वाले टॉपिक में बताया था कि रिब्स के जो मसल्स हैं वो यहाँ वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम दोनों को जो है वो डिफ्रेंशिएट भी करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जब मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो है वो दोनों व्यूज़ दिखा रही हूँ। रिब मसल्स यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट थे, यहाँ पर रिलैक्स हैं। रिब्स आर रेज्ड, मतलब ऊपर की तरफ आपके जो है वो सीना आ गया था। रिब्स कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जब आप अपनी सांस बाहर निकालते हैं तो आपका सीना आपकी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आ जाता है। डायफ्राम लोअर्ड इनहेलेशन में, जबकि यहाँ पर डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी बाहर की तरफ आती है जब सांस अंदर लेते हैं, जबकि यहाँ पे थोरेसिक कैविटी अपनी अंदर चली जाती है, यानी रिड्यूस हो जाती है। इसी तरह प्रेशर ऑन लंग्स, जब आपकी हवा अंदर नहीं गई होती तो रिड्यूस होता है, बाहर भी और अंदर भी। लेकिन एक्सहेलेशन में क्या होता है? अंदर हवा भरी हुई है, प्रेशर बहुत इंक्रीज़ हुआ हुआ है, आपका लंग भरा हुआ है हवा से, तभी तो उसने बाहर निकलना है। नेक्स्ट पॉइंट, लंग्स एक्सपैंड, जब हवा अंदर जाती है तो लंग्स फूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हवा बाहर जाती है लंग्स कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेशर इनसाइड द लंग्स डिक्रीजेज, ये उस वक्त की बात हो रही है जब आपके हवा अंदर नहीं गई होती, प्रेशर डिक्रीज़ होता है। प्रेशर इनसाइड द लंग इंक्रीजेज, ये उस वक्त की बात हो रही है जब हवा आपकी बाहर नहीं निकली होती, अंदर लंग्स जो है वो हवा से भरे होते हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तभी आपकी हवा ने बाहर जाना होता है। लास्ट पॉइंट, एयर जो है वो आउटसाइड इन्वायरमेंट से इनसाइड जो है वो रश करती है और दोनों प्रेशर इक्वल हो जाता है। ये इनहेलेशन था। जबकि एक्सहेलेशन हमें कहता है कि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है अंदर का, लंग्स के अंदर, कि एयर जो है वो फ़ौरन से बाहर आ जाती है। तो ये आपके पास इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेसेस हैं। डायग्राम में भी आपको यही बताया गया है कि जब आपके पास इसके अंदर यानी लंग के अंदर हवा बहुत ज़्यादा भर जाएगी, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तब क्या होगा? आपके ये रिब्स के मसल्स रिलैक्स करेंगे, रिब्स अब वापस देखें नीचे चली गई है, ये डूम शेप बन गया है। पहले नीचे था, अब ये देखें ऊपर चला गया है हमारे पास डायग्राम, ये डूम शेप दोबारा आ गई है, लेकिन पिछले वाली डायग्राम में ये इस तरह नहीं थी। अब डूम शेप वापस आ गई है, ये चेस्ट कैविटी भी दोबारा अंदर चली गई है, प्रेशर इतना ज़्यादा है लंग्स के अंदर कि दोबारा आपकी हवा जो है वो आपके नाक के ज़रिए और आपके मुंह के ज़रिए जो है, नाक के ज़रिए स्पेशली बाहर चली जाती है आपके स्टेप से एक्सहेलेशन के। यहाँ पर हमारे पास इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है ख़त्म। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग इन इनवॉलंटरी एक्शन है। इनवॉलंटरी एक्शन क्या होता है बच्चे? वो अमल जो आपके बस में ना हो, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी गर्म चीज़ को छुआ है और वो गर्म एकदम आप हाथ पीछे करेंगे ना, तो ये इनवॉलंटरी एक्शन है। ये कुछ नर्व्स के ज़रिए होता है और हमारा सांस लेने का अमल भी इनवॉलंटरी, यानी हमारे पे हम इस पर कादिर नहीं है। अल्लाह ताला के हाथ में ये सारी की सारी कुदरत है कि अल्लाह चाहे तो हमारा सांस बंद कर दे, अल्लाह चाहे तो हमें सांस दे, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। स्विमर्स की बात करते हैं, कंट्रोल देयर ब्रीदिंग। हाँ, कुछ स्विमिंग करते हुए पानी के अंदर जो गौते लगाते हैं वो कुछ देर के लिए अपने सांस को रोक सकते हैं, बट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम। हद से ज़्यादा वो कुछ लोग 1 मिनट तक या 2 मिनट तक, मे बी आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम कि वो स्विमर्स कितनी देर तक करते हैं, लेकिन वो कुछ देर तक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक वो अपना सांस नहीं रोक सकते। नॉर्मल ब्रीथिंग की बात करते हैं। मैं और आप जब नॉर्मल सांस लेते हैं या ब्रीथ करते हैं तो 1 मिनट में 16 से 20 दफ़ा यानी 16 to 20 टाइम्स हम 1 मिनट में सांस लेते हैं, यानी
अंदर सांस लेकर जाना और बाहर लेके आना। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इसमें दोनों शामिल हैं। 16 to 20 टाइम्स, किसी का 18 हो सकता है, किसी का 21 भी हो सकता है, तो ये घबराने की बात नहीं है, ये नॉर्मल है। लेकिन ड्यूरिंग एक्सरसाइज 30 to 40 टाइम्स हम कहते हैं ना हमारा सांस बहुत फूल रहा है, या सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं, या भाग के आए हैं, या हमने एक्सरसाइज की है, तो हमारा सांस लेने का अमल जो है वो 30 to 40 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। ये हमारी ब्रीथिंग के बारे में हो गया। अब आ जाते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी सेंटर क्या चीज़ है बेटा, हर चीज़ को अल्लाह ताला ने एक ख़ास चैनल के थ्रू बनाया हुआ है। तो हमारी रेस्पिरेशन जो है वो हमारी बॉडी का कौन सा हिस्सा है जो रेस्पिरेशन चला रहा है, वो है रेस्पिरेटरी सेंटर। कहाँ पर मौजूद है? दिमाग में। क्या करता है? कंट्रोल करता है ब्रीथिंग को, यानी सांस लेने को। कैसे? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन को चेक करता है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन को लेकर। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग इन ब्रेन। वही पेज नंबर 7 पे मैं एक्सप्लेन करूँगी कि आपका दिमाग आपके सांस लेने के अमल को कैसे जो है वो मैनेज करता है, कैसे कंट्रोल करता है। लेट्स सपोज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ड्यूरिंग एक्सरसाइज रनिंग, लेट्स सपोज ट्रेडमिल पे हम रन कर रहे हैं, और आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपका सांस लेने का अमल ज़्यादा हो रहा है। मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स। आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, और ये ख़तरनाक है। फ़ौरन से सिग्नल जाएगा, सिग्नल सेंस टू द ब्रेन। आपके सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा होने की वजह से सिग्नल भेजेंगे ब्रेन को कि कुछ करो, हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए ख़तरा है। ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर मौजूद है। रेस्पिरेटरी सेंटर किस लिए सेंसिटिव है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। उसको पता चलेगा कि बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, वो तो फ़ौरन एक्शन में आ जाएगा। वो क्या करेगा? वो मैसेज सेंड करेगा रिब्स को और डायफ्राम को कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा मूव करो। जब रिब्स और डायफ्राम ज़्यादा से ज़्यादा मूव करेंगी, आपका ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा लंबे लंबे सांस लेंगे, और छोटे छोटे सांस और ज़्यादा बार लेंगे, यानी सांस फूलेगा आपका। एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल आउट। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड आपके सेल्स में ज़्यादा हो गई थी वो अब आपकी बॉडी से निकल जाएगी। ब्रीथिंग रेट 30 to 40 टाइम्स आपका पर मिनट हो जाएगा। एक्सरसाइज के दौरान, रनिंग के दौरान, इन तमाम प्रोसेसेस से गुजरते हुए ब्रेन के कहने पर, रेस्पिरेटरी सेंटर के कहने पर आपका ब्रीथिंग रेट 16 to 20 होना चाहिए था, लेकिन नहीं, 30 to 40 टाइम्स हो गया। क्यों? इसलिए नहीं कि आप सांस ज़ोर ज़ोर से लो, इसलिए कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बन चुकी है इसको बॉडी से निकाल बाहर फेंकना है, ताकि आपकी बॉडी के अंदर से ये जहरीला मादा यानी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से निकल जाए। ठीक है, ये हमारे ब्रेन का जो है वो फंक्शन था, जो कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर इस तरीके से मैनेज किया है कि हम आराम से अपने सांस को ख़ुद मैनेज कर सकते हैं। हमें किसी मशीन या किसी बाहर के बंदे की ज़रूरत नहीं होती। कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग जो है वो यहाँ पे हो गया है ख़त्म। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपकी बुक में मैं आपको बताना चाहूँगी। अब आपकी बुक पेज नंबर 8 पे ये टेबल बना हुआ है, टेबल 10.1। आपको मैं ये एक दफ़ा बता देती हूँ। इट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन इंस्पायर्ड एंड द एक्सपायर्ड एयर। ये आपके पास चीज़ों के नाम हैं, और ये आपके पास इंस्पायर्ड एयर और ये एक्सपायर्ड एयर है, और ये उनकी परसेंटेजेस हैं जो कि आपने याद करनी है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बताई गई है। जो इंस्पायर्ड एयर है उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा, जबकि एक्सपायर्ड में कम। कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास इंस्पायर्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम, जबकि एक्सपायर्ड में ज़्यादा। अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन सेम है। वेट वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स वेरिएबल होते रहते हैं, इसी तरह टेम्परेचर भी वेरिएबल होता रहता है। एज इट इज़ ये टेबल याद करना है, क्योंकि ये आपके MCQs में दिया जाएगा, और ये पेपर में भी MCQs में आता है। इसके अलावा ये आपका हमने आज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 भी पढ़ा है, जो कि मैं आपको भेजूंगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन 2 आपका होगा, ये आप अपनी कॉपी पे भी लिखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।